THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, THI एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मैं। अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ जुड़े, हमारे सफर में सहयोगी बने और हमारी शिक्षा का अधिकतम लाभ स्वयं भी उठाएं और अन्य लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, जिससे उन्हें भी एक अच्छी शिक्षा का लाभ मिले और मजबूत भारत का निर्माण हो सके। आज हम आपको लिए चलते हैं कक्षा 9 की बीजगणित में। लेकिन कक्षा 9 की बीजगणित पढ़ें इससे पहले देखने में ये आया है कि बच्चों से जो गलतियां होती हैं वो कक्षा 9 की गलतियां नहीं होती। गलतियां हमेशा छोटी कक्षाओं की हो जाया करती हैं। कक्षा 6 की गलती हो जाएगी, कक्षा 7 की गलती हो जाएगी, कक्षा 8 की गलती हो जाएगी। यानी जो स्लिप पॉइंट है बीजगणित का वो अत्यंत नन्हा है और वो जो नन्हा वाला हिस्सा है वो कक्षा 9 में नहीं है, वो हिस्सा कक्षा 6 से अपना ताल्लुकात रखता है। इसलिए कक्षा 9 की बीजगणित मैं आपको पढ़ाऊं इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप पूरी बीजगणित का एक बार पुनः अवलोकन कर लें, जिससे भूली भटकी हुई चीजें पुनः आपके जेहन में एक बार नई हो जाए और आपको बीजगणित पढ़ने में सुविधा प्राप्त हो। तो आइए देखते हैं हम लोगों ने बीजगणित कहां से शुरू किया था, एक नजर उस पर डालने का प्रयास करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा है चर और अचर। इसे मैं परिभाषित करूं तो चर वह संख्याएं होती हैं जो कोई भी मान ग्रहण कर सकती हैं, यानी इनका मान परिवर्तनीय होता है। लेकिन अचर वह संख्याएं होती हैं जिनका मान प्रत्येक दशा में स्थिर रहता है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जो चर राशियां हैं इनके लिए हम मुख्यतः अपने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग करते हैं और अक्षर हमारे पास कितने हैं? 26। तो हम उन 26 में से किन्हीं भी अक्षरों का प्रयोग हम चर के रूप में कर सकते हैं। अचर के लिए जितनी भी प्रकार की संख्याएं हमने पढ़ी हुई हैं, चाहे वे परिमेय हो चाहे वे अपरिमेय हो, प्रत्येक प्रकार की संख्या का प्रयोग हम लोग अचर के रूप में कर लिया करते हैं। तो मैं यहाँ कुछ उदाहरण आपके सामने शो करूं, जैसे 1 या 2/3 या वर्गमूल 2 या ऋण 1/2। इस तरह की प्रत्येक संख्याएं अचर के समान व्यवहार करती हैं। तो चर के लिए अक्षर संख्याएं और अचर के लिए अंक संख्याएं, और ये जो अंक संख्याएं हैं ये पूर्णांक हो सकती हैं, भिन्न हो सकती हैं, परिमेय हो सकती हैं, अपरिमेय हो सकती हैं। किसी भी प्रकार की संख्याओं का प्रयोग हम अचर के रूप में गणित के अंदर कर सकते हैं। इतना जान लेने के बाद फिर आपने जाना कि चर दिया हो तो चर का गुणा हम लोग कैसे करते हैं। अब अंगणित में तो हमको पहाड़ा सिखाया जाता है, लेकिन बीजगणित में तो कोई पहाड़ा होता नहीं। तो इसे गुणा करने के लिए एक नई विधि इजाद की गई और वो विधि है घात विधि। देखें, जैसे यक्स गुणे एक्स, तो यहाँ यक्स का गुणा 3 बार है, तो यक्स को गुणा कर रहे हैं, यक्स को नीचे लिखेंगे, 3 बार गुणा किया तो ऊपर घात लिख देंगे। इसे पढ़ा जाता है यक्स की घात 3। इस यक्स की घात 3 में ये जो यक्स है इसको हम लोग बोलते हैं आधार, और जो ऊपर 3 लिखा है 3 को बोलते हैं घातांक। ऊपर की संख्या घातांक है और नीचे वाली संख्या जो चर रूप में दिखाई दे रही है वह इस समय आधार का कार्य कर रही है।
इतना जानने के बाद फिर हम लोगों के सामने कुछ समस्याएं आई कि आखिर हम गुणा तो सीख गए, तो हम लोग तो बीजगणित के अक्षरों को कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे। इतना जानने से पहले एक चीज जानते हैं कि गुणांक क्या होता है। गुणांक जैसा कि आप सुन रहे हैं, तो कोई भी तथ्य अधिक से अधिक अपने शब्दों से ही कंफर्म हो जाता है। यहां देखिए, गुणांक का अर्थ होता है गुणा धन अंक। ये दो शब्द मिलकर बने हैं गुणांक, गुणा धन अंक। अब आप थोड़ा समझदार होंगे तो अका सवर्ण दीर्घा दोनों जोड़ करके इसमें दीर्घ संधि है, ये भी आप जाने। तो गुणांक, गुणा के अंक को गुणांक कहते हैं। जैसे उदाहरण दूं, 2x में x का गुणांक, 2x में x का गुणांक यानी x के साथ किस संख्या का गुणा किया गया है। तो अगर हम लोग x को छोड़ दें तो 2 बचता है, तो x का गुणांक होगा 2। अब हम कहें xy में xy का गुणांक, xy में xy का गुणांक। देखिए, आपकी xy में xy को आप हटा दें तो यहाँ कुछ बचता नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये हमारा भ्रम है। हमेशा एक गुणांक के रूप में उपस्थित रहता ही है, इसलिए कोई संख्या न नजर आए तो उस अवस्था में गुणांक हमेशा एक ही होता है। देखिए, एक का बड़ा अहम रोल है। मैं थोड़ा विस्तृत जानकारी अगर आपको दूं तो यक्स, मैं केवल बोलूंगा यक्स, लेकिन यक्स के साथ कितनी चीजें छुपी हुई हैं, सो नहीं हो रही हैं, लेकिन कितनी चीजें छुपी हैं। जरूरत पड़ेगा तो यक्स की घात को हम कितना मानेंगे, 1। यक्स के गुणांक को हम कितना मानेंगे, 1। यक्स के हर को हम कितना मानेंगे, 1। और यक्स के चिन्ह को हम सदैव क्या मानेंगे, धन। यदि कोई चिन्ह नहीं लगा है तो हम चर राशि का चिन्ह सदैव 1 मानेंगे, वो धन मानेंगे। इसके साथ देखिए, 3 जगह एक संख्या 1 छुपी हुई है, वो लिखा नहीं था, बोलने में बोला गया केवल यक्स, लेकिन यक्स का गुणांक 1 छुपा था, यक्स की घात 1 छुपा था और यक्स का हर 1 भी छुपा हुआ था। आवश्यकता के अनुसार हम लोग इसे ओपन करेंगे, इसलिए इस बात को जानना जरूरी होगा कि अकेला यक्स बोलने से उसके साथ जितनी प्रॉपर्टी छुपी हुई है, जितने गुण छुपे हुए हैं, वह सब आपके दिमाग में पूरे की पूरी तरह नाच जाने चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ से हम यक्स बोले तो आपके मस्तिष्क में केवल यक्स अक्षर ही उभरे, ऐसा नहीं है। छात्र का कार्य है कि तुरंत उसकी गहराई में उसका मस्तिष्क उतर करके उसके आसपास छुपी हुई चीजों को ओपन कर ले, तो आप पूरी बात को समझ पाएंगे। इतना जानने के बाद फिर यहां आता है पद। पद आखिर क्या होता है? पद अंक संख्याएं और बीजगणित की संख्याएं यानी चर संख्याएं गुणा और भाग के द्वारा एक दूसरे के साथ मिल करके पद का निर्माण करती हैं। अब पद के लिए ये कोई आवश्यक नहीं होगा कि हमेशा अंक और अक्षर संख्याएं मिले ही, दोनों स्वतंत्र रूप से भी पद के रूप में जाने जाते हैं। जैसे अकेला 7 एक पद है, अकेला यक्स एक पद है, और दोनों को गुणा के द्वारा मिक्स कर दिया, 7 यक्स एक पद है। दोनों को भाग के द्वारा हम जोड़े तो यक्स बटे 7 भी एक पद है। ये टर्म्स जिसको हम लोग बीजगणित में इंग्लिश में टर्म के नाम से जानते हैं, हम लोग उसे हिंदी में पद कहते हैं। तो अकेली अचर संख्याएं भी पद का काम करती हैं, अकेली अक्षर संख्याएं भी पद का काम करती हैं, और दोनों गुणा या भाग के द्वारा आपस में मिल करके भी पद का निर्माण करते हैं। देखिए, पदों की संख्या कैसे हम लोग काउंट करेंगे कि पदों की संख्या कितनी है। पदों की संख्या हमेशा
दो चिन्हों के द्वारा गिनी जाती है और वो चिन्ह है दोनों धन और ऋण। ये दो चिन्ह देख करके ही आप निर्णय करेंगे पदों की संख्या का। जैसे हम कहें यक्ष धन y में पदों की संख्या, बीच में धन चिन्ह आ गया तो एक पद बाईं तरफ एक पद दाईं तरफ, यानी इसमें पदों की संख्या हुई 2। ये मैंने पदों की संख्या दूर लिखा हुआ है। अब हम इसमें किसी संख्या से भाग दे दें तो भी हमारे पदों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी संख्या से हम इसमें ऐसे गुणा कर दें तो भी पदों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहीं हम ऐसे चिन्ह में परिवर्तन कर दें, ऋण लगा दें, तो भी पदों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी पदों की संख्या का प्रभाव केवल धन और ऋण चिन्ह के द्वारा पड़ता है। गुणा और भाग के द्वारा पदों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अन्य उदाहरण देखें, जैसे 2 यक्ष धन y ऋण 7 में पदों की संख्या कितनी? आप देखें यहां धन लगा, यहां ऋण लगा है। पहला पद 2 यक्ष, दूसरा पद y, तीसरा पद ऋण 7, तो कुल पदों की संख्या हुई 3। ये आसानी से आप पदों की संख्या को गिन सकेंगे। इससे पहले भी आपने एक चीज और पढ़ा कि पदों की संख्या के आधार पर व्यंजक के कुछ नाम दिए गए हैं। अगर पद की संख्या 1 है तो उसे कहा गया एक पदीय व्यंजक। अगर पदों की संख्या 2 है तो उसे कहा गया द्विपदीय व्यंजक। 3 है तो कहा गया त्रिपदीय व्यंजक। इस तरह से पदों की संख्या के आधार पर व्यंजक का नामकरण किया गया। बीजगणित का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सजातीय पद। आखिर सजातीय पद क्या होता है और इसे हम लोग क्यों पढ़ते हैं? इसे ना पढ़ें तो क्या नुकसान और पढ़ लें तो फायदा क्या मिला, यह देखने वाली बात है। तो मैं बीजगणित के लिए इसे परिभाषित कर रहा हूं। फिर मैं यहाँ ढेर सारा सजातीय पद लिखूंगा और लगभग आज सजातीय पद पढ़ने के बाद सदा के लिए सजातीय पद का भ्रम ही समाप्त हो जाएगा। ये देखें सजातीय पद बीजगणित में 2 ऐसे पद जिनमें चर तथा चर की घातें समान हो सजातीय पद कहलाते हैं। 2 ऐसे पद जिनमें चर तथा चर की घातें समान हो एक दूसरे के सजातीय पद कहलाते हैं। अब मैं पहले बीजगणित के सजातीय पद यहां लिख रहा हूं। यक्ष का सजातीय पद यक्ष ही होगा। यक्ष वाई का सजातीय पद यक्ष वाई ही होगा। यक्ष की घात 2 का सजातीय पद यक्ष की घात 2 ही होगा। यक्ष वाई जेड का सजातीय पद यक्ष वाई जेड ही होगा। इतने से आप समझ गए होंगे कि अक्षर वही है और अक्षर की घातें समान हो तो ये दोनों पद एक दूसरे के सजातीय पद कहलाते हैं। कुछ इस सफर को और आगे बढ़ाऊं अन्य संख्याओं के लिए तो वर्गमूल 2 का सजातीय पद वर्गमूल 2 ही होगा। साइन थीटा का सजातीय पद साइन थीटा ही होगा। log 2 का सजातीय पद log 2 ही होगा। सारा भ्रम खत्म हो जाएगा और इनको सबको जोड़ने का तरीका यूनिक है, एक ही है। वो तरीका क्या है? सजातीय पद का प्रयोग या अध्ययन हम लोग केवल गणित में जोड़ने और घटाने की संक्रिया के लिए करते हैं। सजातीय पदों के गुणांक आपस में जोड़े या घटाए जा सकते हैं। ये हम लोग परिस्थिति के अनुसार निर्णय करेंगे। जैसे यक्ष में यक्ष को जोड़ेंगे तो योगफल 2 यक्ष आएगा। यक्ष वाई में यक्ष वाई जोड़ा तो योगफल 2 यक्ष वाई ही होगा। यक्ष स्क्वायर में यक्ष स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2 यक्ष स्क्वायर होगा। यक्स वाई जेड में यक्स वाई जेड जोड़ेंगे तो 2 यक्स वाई जेड ही प्राप्त होगा। वर्गमूल 2 में वर्गमूल 2 जोड़ेंगे 2 वर्गमूल 2 आएगा। साइन थीटा में साइन थीटा जोड़ेंगे 2 साइन थीटा आएगा। log 2 में log 2 जोड़ेंगे तो बेटा 2 log 2 ही आएगा। आप देख सकते हैं कि इनकी संक्रियाओं में कहीं किसी प्रकार का अंतर नहीं है
और मेरे ख्याल से सजातीय पद विस्तृत रूप से आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कक्षा 9 हो या कक्षा 10 के छात्रों से सबसे अधिक गलतियां हो जाती हैं। इसी सजातीय पद से संबंधित पूर्णांक को लाकर मैं इसमें जोड़ना चाह रहा हूं, जिससे आपको सजातीय पद के जोड़ घटाव की संक्रिया और स्पष्ट हो सके। आप देखेंगे पूर्णांक में हम लोगों ने पढ़ा है कि धन और धन का गुणा ये हमेशा धन होता है। ऋण और ऋण का गुणा यानी चिन्ह समान हो तो गुणनफल का चिन्ह धन ही होगा, लेकिन यदि चिन्ह असमान हो जाए तो इनका गुणनफल ऋण हो जाता है। यही नियम भाग का है और यही नियम गुणा का है। देखने में लग रहा होगा कि काफी आसान है, लेकिन जो लोग इसे जानते हैं वो दोबारा ध्यान से इस बात को देखें और अपने आधार को मजबूत करने का प्रयास करें। जो लोग नहीं जानते उनके पास एक सुनहरा अवसर है इसे दोबारा सीखने का, तो वह और ध्यान से इस तथ्य को समझने का प्रयास करें। मेरा कहने का मतलब धन धन का गुणा धन ही होगा, तो धन धन का भाग भी धन होता है। ऋण ऋण का गुणा धन होता है तो ऋण और ऋण का भागफल भी धन ही होगा। लेकिन ऋण और धन का गुणा ऋण होता है तो ऋण और धन का भाग भी ऋण होता है। ये मैंने कहा है कि गुणा और भाग के लिए चिन्हों के जो नियम है वह एक समान होते हैं, लेकिन जोड़ और घटाव में डिसीजन ये अंक पर निर्भर करता है। उसके लिए मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल आपके सामने ले रहा हूं। जैसे हमने कहा कि धन 5 ऋण 3 बराबर कितना, ये पूर्णांक है। पहले का चिन्ह धन, दूसरे का चिन्ह ऋण। अगर चिन्ह असमान हुआ तो घटेगा, चिन्ह समान हुआ तो जुड़ेगा। धन धन का जोड़ धन, ऋण ऋण का जोड़ ऋण। ध्यान दीजिएगा, गुणा में चिन्ह बदल जाता है लेकिन जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता, चिन्ह सेम रहेगा। धन धन का जोड़ धन, ऋण ऋण का जोड़ ऋण। लेकिन धन और ऋण का जोड़ क्या होगा ये परिस्थिति पर निर्भर करता है। वो परिस्थिति मैंने यहाँ क्रिएट किया है। पहली संख्या धन है, दूसरी संख्या ऋण। जुड़ेगा कि घटेगा? उत्तर मिला घटेगा। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हमने क्या किया? घटा दिया। चिन्ह क्या लगाए? धन की ऋण। तो आपको यह ध्यान देना है कि बड़ी वाली संख्या का चिन्ह क्या है। 5 बड़ा था, 5 का चिन्ह है धन, इसलिए यहां जो हमें घटाने पर मिला है संख्या 2, उसका चिन्ह धन होगा। अब धन आप चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं, ये आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि बगैर चिन्ह की संख्या सदैव धनात्मक ही मानी जाती है। इसी तरह अन्य उदाहरणों, ऋण 5 और ऋण 3 और धन 5 धन 3, इनको दोनों को मिलाया जाए तो क्या मिलेगा? देखिए, आपकी बार दोनों चिन्ह समान हुए तो ऋण में ऋण जोड़ेंगे तो ऋण ही मिलेगा और 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हुआ। धन में धन जोड़ेंगे धन ही होगा और 5 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 8 होगा। अब आप समझ रहे होंगे कि ये तो अंगणित है, ऐसा नहीं है। इसी के पीछे अगर मैं यक्ष लिख दूं तो ये देखिए बड़ी आसानी से ये अंगणित का प्रश्न बीजगणित में अपने आप परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। बिना अंगणित के बीजगणित पूरी तरह पूर्ण नहीं है, इसलिए आपको हर हाल में पूर्णांक के जोड़ घटाव और गुणा भाग की संक्रिया सीखनी ही होगी। इसके बाद आपने पढ़ा, सजातीय पद पढ़ लेने के बाद आपने पढ़ा जोड़ और घटाव। जोड़ और घटाव में ये सदा ध्यान देना है, जैसे 5x की घात 2 ऋण 3xy और धन 7 में हमने कहा कि xy और धन 18 जोड़िए। तो आप क्या करेंगे? पहले वाले व्यंजक को ऊपर लिख लेंगे इसी तरह, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा
कि इसमें से अब आपको छांटना है कि यक्स वाई का सजातीय पद क्या इसमें कहीं मौजूद है। यदि है तो उसी के नीचे लिखिए। यहाँ यक्स वाई है और यहाँ 3 यक्स वाई है, तो इस यक्स वाई को इसी 3 यक्स वाई के नीचे ही आपको स्थान देना है। संख्या अकेली 7 है और यहाँ भी संख्या अकेली 18 है, और संख्याएं सदैव एक दूसरे की सजातीय ही होती हैं। इसलिए धन 7 के नीचे हम किसको लिखेंगे? धन 18 को लिखेंगे। क्योंकि हम जोड़ने जा रहे हैं, इसलिए हम नीचे वाले व्यंजक में के चिन्ह में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन बच्चों नहीं करेंगे। जैसा चिन्ह हमें मिला हुआ है उसी के अनुसार हमें डिसीजन लेना ही होगा। इसके सामने कुछ है नहीं तो इसे यथावत हम उठा करके लिख देंगे। यहाँ यक्स वाई के का गुणांक ऋण 3 है और नीचे यक्स वाई का गुणांक कुछ है नहीं, तो आप इसे धन 1 लिख सकते हैं। अब आपने देखा कि यहाँ चिन्ह असमान हुआ। हम भले ही जा रहे हैं जोड़ने, लेकिन चिन्ह असमान है, इसलिए हम इसे घटाएंगे। 3 में से 1 घटाएंगे 2 और आगे लिख देंगे यक्स वाई। यहाँ 3 संख्या हमको बड़ी प्रतीत हो रही है, उसका चिन्ह ऋण है, इसलिए यहाँ घटाव फल का चिन्ह क्या रहेगा? ऋण रहेगा। यहाँ 7 और 18 दोनों के चिन्ह धनात्मक है, इसलिए ये आपस में जुड़ जाएंगे और योग आएगा 25। तो ये हमारा उत्तर आएगा 5 यक्स की घात 2 ऋण 2 यक्स वाई और धन 25। ये हमारा योगफल हुआ। इसी तरह जब हमें घटाने के लिए कहा गया, क्योंकि 9 और 10 दोनों जगह बीजगणित में आपको जोड़ना भी है, घटाना भी है, तो एक छोटा सा उदाहरण दूं। मैं कहूं कि 3 यक्स की घात 2 धन 5 वाई की घात 2 में से ऋण 5 यक्स की घात 2 और धन 3 वाई की घात 2 को घटा दो। घटाना है तो जिसे घटाना है नीचे वाले का चिन्ह आप बदल लें। यहाँ ऋण है बदल कर धन, यहाँ धन है बदल कर ऋण। चिन्ह बदलने का मतलब हुआ कि अब मेरा पहले वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, मेरा मतलब नए चिन्ह से रहेगा। अब यहाँ ऊपर चिन्ह धनात्मक, नीचे भी चिन्ह धनात्मक, दोनों पद सजातीय हैं, इसलिए दोनों गुणांक आपस में जुड़ जाएंगे। ये जोड़ आएगा 8 यक्स की घात 2। दूसरे पद में हम गए, यहां भी दोनों पद सजातीय हैं, इनके भी गुणांक आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे। इसके लिए हम चिन्हों पर नजर डालेंगे। ऊपर चिन्ह धन, नीचे चिन्ह है ऋण, चिन्ह असमान हुआ इसलिए घट जाएगा। 5 में से 3 गया 2, 2 वाई की घात 2। बड़ी वाली संख्या है 5, 5 का चिन्ह धन, इसलिए घटाव फल का यहाँ चिन्ह होगा धन। हमारा उत्तर होगा 8 यक्स की घात 2 धन 2 वाई की घात 2। इस तरह एक एक एग्जाम्पल हमने आपके सामने रखा है। यहाँ जोड़ के लिए रखा है, यहाँ घटाव के लिए रखा है। इस तरह से आप अधिक से अधिक उदाहरण लेकर बिना किसी संकोच के जहां कहीं से भी जोड़ और घटाव के सवाल बीजगणित के आपको प्राप्त होते हैं, उन्हें आप सीखने का प्रयास करें। आइए कुछ गुणा के एग्जाम्पल लेता हूं कि आखिर हम लोग बीजगणित में गुणा कैसे करते हैं। बीजगणित में हम लोग 3 चीजों का गुणा करते हैं। हमेशा ध्यान दीजिए, भाग में और गुणा में इन 3 चीजों की आवश्यकता हमको पड़ती है। ये 3 चीजों के अभाव में गुणा में आपसे गलती हो सकती है। पहला गुणा हम किसका करेंगे? चिन्ह का। ध्यान दीजिए, पहला गुणा चिन्ह का करेंगे, उसके बाद गुणांकों का आपस में गुणा करेंगे, उसके बाद अक्षर संख्याओं पर नजर रखेंगे। ये 3 हिस्सा मिल करके गुणा और भाग की संक्रिया को पूर्ण बनाता है। जैसे उदाहरण दूं कि ऋण 3 यक्स को ऋण 5 यक्स की घात 2 से गुणा करना है। पहले गुणा किसका? चिन्ह का। इसका चिन्ह ऋण और इसका भी चिन्ह ऋण। ऋण ऋण का गुणा धन।
समान चिन्हों का गुणा धनात्मक होता है, धन चिन्ह लगा दिया। यहाँ x का गुणांक 3, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 5 और 3 और 5 का गुणा 3 पचे 15 लिख दिया। अब दोनों अक्षर पे हम लोग नजर डालेंगे। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसकी घात 2 है और इसके ऊपर घात है नहीं, कितना मानेंगे 1। और अगर आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यानी यहाँ की घात 2, यहाँ की घात 1, दोनों मिलकर हो जाएंगे 3। तो हमको लिखना है x की घात 3। हमारा उत्तर होगा धन 15 x की घात 3। तो इस तरह से हमने देखा कि पहले हम चिन्ह का गुणा करेंगे, फिर गुणांक का गुणा करेंगे, फिर अक्षर संख्याओं का गुणा करेंगे। अक्षर संख्याओं के गुणा में यदि दोनों अक्षर समान हैं तो उनके गुणांक आपस में जोड़ दिए जाएंगे। इसी तरह जब हम और गहराई में उतरते हैं कि 2x ऋण 3y को ऋण 5y से गुणा करना है, आखिर कैसे करें। देखिए ऊपर जो लिखा है ये 2 पद का व्यंजक है, नीचे एक ही पद है, तो नीचे वाले से हम लोग उल्टे क्रम में चलते हैं। इसका गुणा करेंगे पहले 2x में, तो फिर पहले हम चिन्ह का ही गुणा करेंगे। यहाँ चिन्ह है ऋण, यहाँ चिन्ह है धन, तो धन और ऋण का गुणा क्या, ऋण लगा दिया। दोनों गुणांकों का गुणा किया, 5 दूनी 10, और x और y का गुणा। अब की बार दोनों अक्षर तो सेम है नहीं, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x y। ये भी ध्यान रखें, कभी yx ना लिखें, कभी ba ना लिखें। अंग्रेजी वर्णमाला में x पहले आता है, y बाद में आता है, तो उनके क्रम का सम्मान आपको करना है और x y ही लिखना हमेशा। ऋण 5y का गुणा धन 2x से हम लोगों ने कर लिया। अब ऋण 5y का गुणा ऋण 3y के साथ फिर उसी क्रम में करेंगे। ऋण ऋण का गुणा धन, गुणांक का गुणा 5 तिहाई 15। अब अक्षर दोनों समान हो गए, दोनों की घातें जुड़ जाएंगी, ये हो जाएगा y की घात 2। ये आसानी से गुणा आप कर सकेंगे। तो हमने 2 पद को एक पद से ये गुणा करके लिखा हुआ है। अब की बार हम क्या करेंगे, 2 पद को 2 पद से गुणा करना सीखेंगे। तो हम कोई उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 2a ऋण 3b को 2a ऋण 3b को मैं चाह रहा हूं गुणा कर दूं a धन b से। ये मुझे गुणा करना है। मैं पहले b से गुणा नहीं करूंगा, मैं पहले a से गुणा शुरू करूंगा बाईं तरफ से। a का गुणा 2a में करना है, दोनों के चिन्ह धन है, तो यहां भी हम चाहे धन लिखें या ना लिखें। ऊपर 2a में a का गुणांक 2 है, नीचे a के साथ कोई गुणांक है नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 2 1 कम 2, और a का a से गुणा, दोनों की घातें जोड़ दी जाती हैं, a की घात 2। अब a का गुणा ऋण 3b में, ऋण और धन का गुणा ऋण, अब 3 और 1 का गुणा 3 1 कम 3, और a और b का गुणा ab। a से गुणा संपन्न हुआ। अब धन b से गुणा करना है। देखिए धन धन का गुणा धन, और 2a का b से गुणा करेंगे। अब तो आपका दिमाग चल रहा होगा कि इसका गुणा 2ab आएगा, क्योंकि यहाँ 3ab लिखा है, इसलिए हम 2ab 3ab के बिल्कुल सामने ही ऐसे लिखेंगे और इसका चिन्ह लगा देंगे क्या, धन। b का गुणा 3b से करेंगे, धन ऋण का गुणा ऋण, और 3b का b से गुणा 3 1 कम 3, और b और b की घातें जुड़ जाएंगी, ये हो गया 3b की घात 2। क्योंकि b की घात 2 का कोई सजातीय पद यहाँ मौजूद नहीं था, इसलिए हमने उसे आगे बढ़ा करके लिख दिया। आप एक लकीर खींचें, इसके सामने कुछ है नहीं, इसे यथावत लिखा। इनके चिन्ह विपरीत हैं तो ये घट जाएंगे। 3 में से 2 गया 1 हम लोग गणित में कहीं लिखते नहीं है। बड़ी संख्या का चिन्ह है ऋण, उसे लगा दिया,
और इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसे यथावत हम लोगों ने उतार दिया। इसी तरह ये हमारा गुणनफल आसानी से प्राप्त हो गया। इस तरह से अन्य तमाम उदाहरण लेकर के और अपनी संक्रिया को आप मजबूत और मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे बीजगणित पढ़ने में आपको अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त हो सके। यहां मैं कुछ उदाहरण लेता हूं भाग का, कि बीजगणित में भाग दिया कैसे जाता है। तो अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि पहले चिन्ह का गुणा, तो भाग में भी पहले चिन्ह का भाग, फिर गुणांकों का भाग और फिर उसके बाद अक्षर संख्याओं का भाग दिया जाता है। तो पहले कोई छोटा उदाहरण लूं, मैं कहूं कि ऋण 8a की घात 2 को ऋण 2a से भाग दे तो आखिर कितना आएगा। ऋण का भाग धन, 8 को 2 से भाग दिया 4। गुणा में घातें जुड़ती थी, लेकिन यहाँ भाग है तो भाग में घातें घट जाती हैं। दोनों अक्षर समान है, ऊपर की घात में से नीचे की घात घटा दें, 2 में से 1 गया 1, a की घात 1 यानी केवल a। ये संपन्न हुआ भाग की संक्रिया। इसका पालन आप बड़े क्वेश्चन के अंदर भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इसी तरह से आप 6 से लेकर के 8 तक की बीजगणित का पुनः अध्ययन करें, अपने बेस को, अपने आधार को और मजबूत बनाएं, जिससे आप एक कुशल छात्र साबित हो सकें, स्वयं का भी नाम रोशन करें, माता पिता का भी नाम रोशन करें और बड़े होकर के समाज का नाम रोशन करते हुए एक मजबूत भारत के निर्माण में अपने अहम भूमिका अदा कर सकें। बहुत बहुत